बच्चों, अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने अभी तक भाग 1 पढ़ा है, जिसमें विद्युत आवेश की अवधारणा, चालक तथा विद्युत रोधी, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, विद्युत आवेश के मूल गुण। भाग 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कूलॉम का नियम, आवेश का मात्रक और बहुल आवेश के बीच लगने वाले बलों के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई है। तो हमारे इसके 2 प्रीवियस वीडियो जो हैं वो इन दोनों पार्ट्स को लेकर हैं। आज हम लोग भाग 3 पर बात करने वाले हैं और भाग 3 के अंदर मुख्य रूप से बात होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिन्हें हम आम भाषा में विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, और विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो आइए बात शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र से संबंधित। जैसा कि आप जानते हो कि एक आवेश दूसरे आवेश को बल आरोपित करता है। इस बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और यदि हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो बल का मान कम होने लगता है। अर्थात आवेश जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे उनके मध्य लगने वाले बल का मान भी कम होता जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, हम इसे देख लेते हैं पहले। तो विद्युत क्षेत्र से तात्पर्य है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर बल आरोपित करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे एक आवेश है तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश लेकर आएंगे तो बल आरोपित होगा। तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। विद्युत क्षेत्र को सामान्यतः E के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिएगा, एक आवेश हमने एकांक मान लिया है और एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करेगा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है तथा उस पर लगने वाला बल F है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। इसको अगर समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो ऐसा लिख पाएंगे, E बराबर F बटे Q0। Q0 परीक्षण आवेश है और F लगने वाला बल है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। परीक्षण आवेश से तात्पर्य है सूक्ष्म धन आवेश। तो इसको हम Q0 से प्रकट करते हैं तो E बराबर हो जाएगा F अपॉन Q0। इसी के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी परिभाषित किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर F का मात्रक है न्यूटन और Q0 यानी कि आवेश का मात्रक है कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम, या इसको अपन शॉर्ट में N बटे C भी लिखते हैं। N न्यूटन को प्रदर्शित करता है और C कूलॉम को प्रदर्शित करता है। अब आइए एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है ये निकालते हैं हम लोग। तो माना कि Q एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। ये एक बिंदु है P और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं कि P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। तो ये Q आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाता है F। तो हम इस F बल की गणना कर लेंगे और फिर परिभाषा की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं, माना कि Q एक बिंदु आवेश है, आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आवेश Q0 रखा हुआ है, सूक्ष्म धन आवेश Q0 रखा हुआ है। परीक्षण आवेश Q0 पर कूलॉम के नियम से लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F हो तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F
बराबर होता है 1/4πε0 Q गुणित Q0 बटे R वर्ग, ये कूलॉम के नियम से। अब एक काम करते हैं, हम इस Q0 को पक्षांतर कर दें तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बटे Q0 बराबर हम लिख पाएंगे 1/4πε0 और Q बटे R वर्ग। माना कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो परिभाषा से अभी हमने देखा है कि E बराबर क्या लिख सकते हैं हम, E बराबर लिख सकते हैं F/Q0। अब ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आप क्या लिख पाएंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/R वर्ग, और ये हमारा एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, अर्थात इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु P पर। अब आइए हम लोग बात करते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र पर। आवेशों के निकाय से तात्पर्य है कि कई सारे आवेश अगर एक साथ हों तो उसे हम आवेशों का निकाय कहते हैं। तो इसके कारण से कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक बार चित्र देखिएगा। चित्र में जैसा कि नजर आ रहा है Q1, Q2 और Q3 तीन आवेश हैं। तो ये तीनों आवेश मिलकर एक निकाय बनाते हैं, और इस निकाय के कारण हम इस बिंदु पर, ये एक बिंदु है P, इस बिंदु पर जानना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो माना कि Q1, Q2 तथा Q3 तीन बिंदु आवेश मिलकर एक निकाय बनाते हैं। ठीक है। आवेशों के समीप एक बिंदु P है, ये एक बिंदु P है जो इन आवेशों के समीप है, अर्थात इन आवेश निकाय के क्षेत्र में स्थित है। जहां पर इस निकाय के द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। माना कि आवेशों की दूरियां क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। Q1 से P की दूरी R1 है, Q2 से P की दूरी R2 है और Q3 से P की दूरी R3 है, तथा पृथक पृथक तीव्रताओं के मान E1, E2 तथा E3 हैं। अगर हम केवल Q1 को माने तो Q1 के कारण से बिंदु P पर तीव्रता है E1, Q2 के कारण से बिंदु P पर तीव्रता है E2 और Q3 के कारण से बिंदु P पर तीव्रता है E3। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, अर्थात ये एक बल के समतुल्य राशि है। तो ये एक सदिश राशि हुई। तो इनकी दिशाएं जो है वो तीर के द्वारा प्रकट की जा रही हैं, अर्थात E1 इस दिशा में क्रियाशील होगा, E2 इस दिशा में क्रियाशील है और E3 इस दिशा में क्रियाशील है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होने से बिंदु P पर कुल तीव्रता पृथक पृथक तीव्रताओं के योग के बराबर होगी, अर्थात आप लिख पाओगे कि परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमने निकाय में तीन आवेश उदाहरण के रूप में लिए हैं। यह आवेश तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। n आवेश के लिए भी हम इस सूत्र को तैयार कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने तीन आवेश लिए हैं, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, और चूंकि ये सदिश राशि है तो हमें इसका योग कैसा करना पड़ेगा, सदिश योग से प्रकट करना पड़ेगा। तो E सदिश बराबर होगा E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक से हम E1 के लिए समीकरण लिखेंगे। E1 बराबर 1/4πε0 Q1 बटे R1 वर्ग और R1 एकांक सदिश। चूंकि सदिश रूप में हम इसे व्यक्त कर रहे हैं तो जो R1 सदिश होगा वही दिशा E1 की होगी। इसी प्रकार से E2 Q2 आवेश के कारण से उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मान 1/4πε0 Q2/R2 वर्ग और R2 एकांक सदिश, और E3 के लिए हम लिख पाएंगे 1/4πε0 Q3/R3 वर्ग और R3 एकांक सदिश। ये तीनों
सदिश रूप में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए व्यंजक लिख लिया। अब ये तीनों मान हम इस समीकरण में रख के E के मान की गणना कर सकते हैं। तो हमारा E क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप बाहर ले लीजिए और यहाँ बचेगा Q1 बटे R1 वर्ग, R1 एकांक सदिश प्लस Q2 बटे R2 वर्ग, R2 एकांक सदिश प्लस Q3 बटे R3 वर्ग और R3 एकांक सदिश। अगर 3 बिंदु आवेश निकाय है तो हम इस सूत्र को इस प्रकार से व्यक्त कर लेंगे, और यदि n बिंदु है तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम सिग्मा लगा दें, I बराबर 1 से लेकर n तक उनकी जोड़ करना है, और QI बटे RI वर्ग और RI एकांक सदिश इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह हमारा सामान्य सूत्र हुआ। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, जिनको आम भाषा में हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, पर इसके लिए सही शब्द होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। परिभाषा देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। समझ लें इसे हम कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, अर्थात ये रेखाएं कहाँ स्थित होंगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित होंगी। अर्थात यदि ये कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इन रेखाओं का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल विद्युत क्षेत्र में स्थित रहती हैं। फिर ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। मतलब इन रेखाओं के ऊपर कौन गमन करेगा, एक स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ धन आवेश वो गमन करेगा। इन रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो देखिए चित्र के अंदर यहाँ पर एक धनावेश दिखाया गया है और धनावेश के कारण से उत्पन्न होने वाली क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं। अब कल्पना कीजिए कि हमने एकांक धनावेश को यहाँ रखा, तो यह आवेश उस एकांक धनावेश को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। यदि हम एकांक धनावेश को यहाँ रखते तो वो इस तीर की दिशा में आगे की ओर गमन करता, और यहाँ रखते तो वो इस तीर की दिशा में आगे की ओर गमन करता। आप चाहे जितनी बार इन बिंदुओं पर आवेश को रखकर देखें, वो इसी तीर का अनुगमन करता हुआ आगे बढ़ेगा। अर्थात एकांक धन आवेश के लिए ये रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक पथ हैं, उसी का वो अनुसरण करता है। तो ये काल्पनिक रेखाएं, इन पर एकांक धन आवेश यदि वो स्वतंत्र है तो वो अपने आप गमन करेगा, इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गमन करेगा। तो इन काल्पनिक रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा गया है। और वैसा ही अगर ऋणावेश के बारे में हम बात करें तो माना कि एक ऋणावेश है और एकांक धनावेश को यदि आप यहां रखोगे तो क्या होगा, वो इसकी ओर आकर्षित होगा, और यदि वो आकर्षित होता है तो वो इस तीर का अनुसरण करेगा। फिर आप उठाकर इसको यहाँ रख देंगे तो फिर वापस आकर्षित होकर इसी तीर के अनुदिश आएगा। आप किसी भी दूसरी रेखा पर रखकर देखें तो वो इसी पथ का अनुगमन करेगा। अर्थात ऋणावेश के कारण से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अंदर की ओर आती हुई और धन आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बाहर की ओर निकलती हुई प्रकट कर सकते हैं। तो ये रेखाएं जो है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनके गुणों पर बात करते हैं तो धन आवेश से प्रारंभ होती हैं। देखिए ये कहां से प्रारंभ हो रही है, धन आवेश से, तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है और ऋणावेश पर पहुंच रही है। अब ऋणावेश पर पहुंचने के बाद में ये समाप्त हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इस कारण से हम ये कहते हैं कि ये बंद लूप नहीं बनाती है। ऐसा नहीं कि एक जगह से पैदा हुई वापस वहीं पर लौट कर आती है, ऐसा कभी नहीं होता। ये धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाएं हैं, सीधी सीधी रेखाएं हैं, पर ऐसा नहीं है। एक एकांक आवेश है तो उसके कारण से उत्पन्न होने वाली क्षेत्र रेखाओं को हम सरल रेखा के रूप में व्यक्त करते हैं। और यदि निकाय की बात करें तो निकाय के अंदर जैसे कल्पना करो कि एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो यहां से उत्पन्न होने वाली क्षेत्र रेखा जो है वो उत्पन्न होगी और ऋणावेश पर इस प्रकार से पहुंचेगी। तो क्षेत्र रेखाएं वक्र रेखाएं भी होती है निकाय के कारण से। धनावेश से उत्पन्न हुई और ऋणावेश पर पहुंचना है उसको, तो धनावेश से बाहर की ओर निकली, ऋणावेश पर पहुंची है। अब यदि हम इस बिंदु पर कल्पना करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं तो ये प्रकट कर सकते हैं इस तीर के द्वारा। स्पर्श रेखा खींच दे इस बिंदु पर एक, तो इस बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाए
तो वह इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगी। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाए कि एक रेखा तो ये जा रही है, एक रेखा इधर से आ जाए और वो इसको प्रतिच्छेद करके इधर आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये रेखाएं सदैव चालक के पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। यदि कोई चालक है और आवेशित चालक है तो उसके पृष्ठ से लंबवत या तो ये बाहर की ओर निकलेंगी या उस पर लंबवत पहुंचेंगी, और चालक के अंदर ये कभी गमन नहीं करती। कारण यह है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये रेखाएं पास पास स्थित हों तो क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जैसे देखिए कि यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज्यादा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके बीच की दूरियां बढ़ेंगी। तो जहां पास पास है वहां क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, यानी कि इस एरिया में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, इस एरिया में क्षेत्र की तीव्रता कम है। दूर होने पर क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुल मिलाकर विद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या है। तो किसी बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी और कैसे गुजरेंगी, अभिलंबवत गुजरेंगी, तो किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रकट करते हैं, इसका सामान्य संकेत है ये। अब मान लेते हैं कि माने कि एक बिंदु आवेश है हमारे पास में Q, ये बिंदु आवेश है और इसके चारों ओर हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना करी। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर ये आवेश स्थित है। तो हम एक काम करते हैं कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो बिंदु P से संबंधित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है। हम एक कल्पना करते हैं कि इस पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा क्षेत्र लिया ds और इस ds क्षेत्र से संबंधित एक बिंदु है P, ये बिंदु P है। इस ds को क्षेत्र सदिश ds के रूप में प्रकट कर देते हैं और इस P बिंदु से संबंधित विद्युत क्षेत्र को E से प्रकट करते हैं। तो ds की कल्पना करी तो फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि इस ds क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वो क्या कहलाएंगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। तो इसको प्रकट करेंगे हम, माना कि सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या d phi e है, तो d phi e बराबर लिख पाएंगे E डॉट ds। माना कि क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये थीटा कोण है, तो इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। d phi बराबर E डॉट ds के रूप में प्रकट कर सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं d phi e बराबर E ds cos थीटा। ये अदिश गुणनफल के द्वारा हमने लिखा है। अब यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है तो इसका समाकलन कर देंगे, यानी कि d phi e कर देंगे। तो d phi e बराबर क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। एक बंद लूप के लिए बात कर रहे हैं तो हम इसको बंद लूप का समाकलन का चिन्ह लगा देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारे कुल फ्लक्स को प्रकट करेगी। तो कुल फ्लक्स को हम इस प्रकार से भी प्रकट कर सकते हैं, फाई ई बराबर बंद समाकलन E ds cos थीटा। तो ये विद्युत फ्लक्स के लिए व्यंजक हो गया कि एक बिंदु आवेश से इतना फ्लक्स उत्पन्न होगा।